हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल माय एजुकेशन मेंटर में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछें। और मेरी वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को नव उदारवाद से पहले आधुनिक उदारवाद और शास्त्रीय उदारवाद को अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए। और मैंने अपने सारी पुरानी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो उसे जाकर ज़रूर देखें, तभी आप नव उदारवाद को अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की हमारी जो क्लास है वो नव उदारवाद का सेकेंड पार्ट है। तो आइए हम देखते हैं कि नव उदारवाद में कौन कौन से विचारक रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है हेयग से। फ्रेडरिक हेयग वो नव उदारवाद के सबसे पहले विचारक थे, जिन्होंने नव उदारवादी विचारधारा की विचारशील विचारों का आधार रखा। फ्रेडरिक हेयग का जो जीवन काल है वो 1899 से 1992 तक का है और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो ये चार हैं। द रोड टू सर्फडम 1948 में लिखा उन्होंने। सेकेंड, इंडिविजुअलिज्म एंड इकोनॉमिक ऑर्डर 1948 में लिखा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लिबर्टी 1960 में लिखा। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये 3 वॉल्यूम्स में ये बुक उन्होंने लिखी है। 3 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिखी है। और इनकी जो द रोड टू सर्फडम 1948 में जो बुक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। और ये द रोड टू सर्फडम 1994 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक रही। इसके लिए उनको 1975 में एक अवार्ड भी मिलता है, नेशनल अवार्ड मिलता है इनको 1975 में। द रोड टू सर्फडम 1945 इनकी सबसे महत्वपूर्ण बुक रही और 1975 में इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। फ्रेंड्स, द रोड टू सर्फडम 1944 इनकी सबसे महत्वपूर्ण और बहुचर्चित बुक रही, जिसकी वजह से इकोनॉमिक साइंस के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है 1975 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि हेयग किस तरीके की लिबर्टी की बात करते हैं और किस तरीके की राज्य की प्रकृति की वो बात करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वाली बुक में द रोड टू सर्फडम, सर्फडम का मतलब होता है दासता। ठीक है, वो बताते हैं किस तरीके से जो वर्तमान राज्य है वो दासता की ओर अग्रसर हो रहा है। और इस बुक में उन्होंने कल्याणकारी राज्य की आलोचना करी है। इस बुक में वो कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि राज्य जो है वो सिर्फ कल्याण नहीं कर रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही कल्याण कर रहा है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो बहुत आलसी हो गया है, वो कुछ नहीं करना चाहता। और दूसरा वो बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। राज्य जो है सिर्फ हस्तक्षेपकारी नहीं, वो बल्कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेपकारी हो गया है, जिसकी वजह से लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि कल्याणकारी नीतियों की वजह से जो इंग्लैंड है, यूरोप है, उन पूरे राज्यों में जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी है, वो पूरी कोलैप्स कर रही है और वो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मार्गरेट थैचर की सरकार थी जब ब्रिटेन में, तो वहाँ पर जो सरकार है वो एकदम बदहाल हो गई थी। वो हेयग बताते हैं कि किस तरीके से मार्गरेट थैचर की सरकार है वो कल्याणकारी कार्यों की वजह से बदहाल हो गई है, हमें उसको बदलने की ज़रूरत है। इन नीतियों की वजह से क्या हुआ है, राज्य का जो आकार है वो बढ़ गया है। ठीक है, नौकरशाही का जो आकार है और क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है,
नौकरशाही का कार्य क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। व्यक्ति के अधिकार सीमित हो गए हैं, अधिकार सीमित हो गए, ठीक है। और क्या हुआ है, इसकी वजह से बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है, बाजार प्रतिस्पर्धा रुक गई है। बाजार की जो प्रतिस्पर्धा की जो प्रकृति है वो एकदम रुक गई है और नियंत्रणकारी हो गई, उस पर राज्य का नियंत्रण हो गया है। तो इसलिए जो हेयक हैं उन्होंने लिबर्टी की बात करी, उन्होंने 3 प्रकार की लिबर्टी की बात करी है। जब फ्रेडरिक हेयक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उनका स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता वही है जो किसी दूसरे की इच्छा से बाधित या नियंत्रित ना हो, ठीक है, बाधित ना हो और नियंत्रित ना हो। जैसा कि उस वक्त राज्य कर रहा था, ठीक है, उस वक्त का जो राज्य है वो अपने हिसाब से नीति और पॉलिसीज बनाया जा रहा था और कह रहा था कि यही तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग है और इसी के द्वारा व्यक्ति का विकास हो सकता है। तो ये जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को फ्रेडरिक रिक्स इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जब हेयक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य है, वो परिभाषा देते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता वह है जो किसी दूसरे की इच्छा से बाधित ना हो। जैसे कि उस वक्त का राज्य कर रहा था, वो अपने हिसाब से नीतियाँ बना रहा था और व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा था, और इस तर्क के साथ कि जो राज्य कर रहा है वो व्यक्ति के जीवन के लिए या विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसलिए वो व्यक्ति के 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। फ्रेडरिक रिक्स 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। नंबर 1 राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति को सरकार चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा आंतरिक स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को अपनी इच्छा से काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3 पसंद के चयन की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति के समक्ष मौजूद विभिन्न विकल्पों के बीच में व्यक्ति जो चाहे वो चुनने के लिए स्वतंत्र हो और इसके लिए उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हेयक जो है वो आधुनिक उदारवाद के मुख्य आलोचक रहे हैं और उन्होंने आधुनिक उदारवाद की आलोचना करने के बाद शास्त्रीय उदारवाद वाले राज्य की बात करी। उन्होंने फिर से पुलिस राज्य की बात करी, ठीक है, कि जो राज्य है वो सिर्फ सुरक्षा का काम करेगा, वो सिर्फ दूर बैठ के देखेगा कि व्यक्ति जो है उनके अधिकार और उनकी स्वतंत्रताएं जो हैं वो सुरक्षित हैं, वो एक सुरक्षा का काम करेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, जिसको उन्होंने राज्य को एक रेफरी की तरह बोला है कि राज्य एक रेफरी की तरह काम करना चाहिए। दूसरा हम देख सकते हैं कि जैसे हमने क्लासिकल लिबरलिज्म में बात करी थी कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो नाइट वॉचमैन की तरह राज्य की बात करते हैं कि वो रात्रि का प्रहरी के रूप में कार्य करना चाहिए। तो उसी तरीके से हेयक भी नाइट वॉचमैन वाले राज्य की बात करते हैं कि वैसे ही राज्य होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, मिनिमल स्टेट होना चाहिए, कम से कम काम करे और एक नियंत्रणकारी एजेंसी के रूप में काम करे, ठीक है, कि वो सिर्फ समाज को नियंत्रित करने का काम करे और उसके अलावा कुछ नहीं। और जो राज्य का मुख्य काम ये भी रहेगा कि वो बाजार में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए और लोगों को स्वतंत्रता की लोगों के समक्ष ऐसी स्थिति पैदा करे, ऐसा आवरण पैदा करे जिससे लोग अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा में या फिर अधिक से अधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे वो लोग अपना व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करें या फिर संगठन बनाकर करें। इसकी व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो उसका आंसर है जॉन लॉक को हम लोग उदारवाद का जनक कहते हैं,
फ्रेंड्स, फ्रेडरिक हेग की एक और बुक है मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। इसमें वो सामाजिक न्याय की अवधारणा की आलोचना करते हैं और उसको निराधार और निरर्थक बताते हैं। वो कहते हैं कि सोशल जस्टिस क्या है। सोशल जस्टिस का जो मतलब है कि राज्य जो है बाजार व्यवस्था में, बाजार प्रतिस्पर्धा में जितनी भी बाधाएं आती हैं उसको दूर करे, ठीक है, उसको दूर करे और बाजार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उचित मार्गदर्शन करे। वही सामाजिक न्याय का जो आधार है वो हो सकता है। और वो बेसिकली सामाजिक न्याय के बजाय वो अधिकारों पर बल देते हैं। वो कहते हैं हमें सामाजिक न्याय से ज़्यादा व्यक्ति के अधिकारों पर बल देना चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्र हो, सुरक्षित हो और व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। और राज्य को व्यक्ति की जो जीवन सीमा है, व्यक्ति का जो क्षेत्र है, उसमें हस्तक्षेप का कोई हक नहीं होना चाहिए। इसलिए राज्य को रेफरी की तरह काम करना चाहिए और ताकि व्यक्ति अपना काम बिना हस्तक्षेप के पूरा कर सके। ठीक है, तो ये है हेग के विचार। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम लिंक को जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।